ऑपरेशन रूम से बाहर आने के बाद भी ज़ारा मेहता अभी भी एक अप्रत्याशित गर्भावस्था और फिर अचानक हुए गर्भपात के भावनात्मक सदमे से उबर नहीं पा रही थी। डी&सी प्रक्रिया ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। नर्स अंजलि उसे व्हीलचेयर पर वापस वार्ड में ले गई और अस्पताल में भर्ती करने के कागजात तैयार करने लगी। बेड 1703। ज़ारा मेहता, क्या आपका परिवार यहाँ है? ज़ारा खाली होकर एकदम सफेद छत को घूरती रही। उसकी नजरें कहीं दूर थी। उसने नर्स का सवाल सुना ही नहीं। नर्स ने दोबारा पूछा, ज़ारा मेहता, आपका परिवार कहाँ है? एक दूसरी नर्स जो 4 ड्रिप लगा रही थी पीछे मुड़ी और बोली, मुझे दे दो, मैं फॉर्म भर देती हूं। जब एम्बुलेंस इसे यहां लाई थी तो इसने मुझे अपना आईडी और बैंक कार्ड दे दिया था। उसने कहा था कि डायरेक्ट रजिस्टर करके फीस काट लो। इसका कोई। ज़ारा के होंठ हल्के से हिले और उसने नर्स की बात पूरी की। मेरी कोई फैमिली नहीं है। डिसइंफेक्टेंट की तेज महक उसकी सांसों में भर गई। वो धीरे धीरे सिकुड़ कर लेट गई। अपने बच्चे को खोने का सच अब उसके दिल में गहराई तक उतर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और जैसे ही सांस छोड़ी, बिना किसी वार्निंग के उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने अपना बच्चा खो दिया था। डी&सी सर्जरी फिजिकली बहुत थका देने वाली थी। ज़ारा ने 3 दिन अकेले हॉस्पिटल में गुजारे। चौथे दिन आखिरकार अर्जुन मल्होत्रा का कॉल आया। सेक्रेटरी ज़ारा, तुम्हारा इतने दिन काम से गायब रहने का नाटक खत्म हो गया हो तो रॉयल ओक क्लब आ जाओ। बैकग्राउंड में लोगों के ड्रिंक करने का शोर और किसी कमसिन लड़की की हल्की सी आवाज आ रही थी। ज़ारा ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले। वो बताना चाहती थी कि वो हॉस्पिटल में है। अर्जुन ने जोर देकर दोहराया, सेक्रेटरी ज़ारा। वो गुस्से में था। ज़ारा ने अपने शब्द वापस निगल लिए। अपना डिस्चार्ज का प्रोसेस पूरा किए बिना ही उसने तुरंत रॉयल ओक क्लब के लिए एक टैक्सी ली। यहां तक कि उसने टैक्सी में ही अपना हल्का सा मेकअप भी कर लिया। कार से बाहर निकलते हुए वो अंदर जाते जाते अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मल्होत्रा ग्रुप के प्रेसिडेंट बॉस अर्जुन मल्होत्रा किस प्राइवेट रूम में है? रिसेप्शनिस्ट रोहन ने ऊपर देखा और उस औरत की खूबसूरती देखकर बस दंग रह गया। वो 3 सेकंड तक सुन्न रहा, फिर हड़बड़ाकर बोला, अर्जुन सर प्राइवेट रूम 001 में है। चलिए, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूं। ज़ारा ने हल्का सा सिर हिलाया और उसके पीछे रूम 001 तक गई। उसने तमीज से 2 बार दरवाजा खटखटाया और फिर सीधा अंदर चली गई। अंदर घुसते ही शराब की तेज महक ने उसे हिट किया, जिससे उसका पेट अजीब सा होने लगा और उल्टी सी फील हुई। इससे पहले कि वो देख पाती कि कमरे में कौन कौन है, उसे एक आदमी की ठंडी और रिलैक्स्ड आवाज सुनाई दी, सेक्रेटरी ज़ारा आ गई है। उसे तुम सबके साथ ड्रिंक करने दो। इस नई लड़की को परेशान मत करो। इसने अभी अभी काम करना शुरू किया है। एक क्लाइंट जोर से हंसा। सेक्रेटरी ज़ारा, देखो तो जरा, तुम कितनी ओबीडियंट हो। बॉस ने बुलाया और तुम आ गई। जरा अपने बॉस अर्जुन को देखो, कितने बायस्ड है। वो अपनी इस नई फेवरेट लड़की को हमारे साथ जबरदस्ती ड्रिंक करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम ड्रिंक करो। ज़ारा ने पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई और एक ही सेकंड में सिचुएशन समझ गई। उसकी नजर अर्जुन के बाई ओर बैठी उस लड़की पर जाकर टिक गई। वो उससे पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन वो लड़की उसे जानती थी। उसने झिझकते हुए कहा, दीदी ज़ारा, आई एम सॉरी। मैं इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, अर्जुन ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये बिना बताए काम से गायब न होती तो आज इस मीटिंग में इसे ही होना चाहिए था। कोई भी उसके शब्दों में उस लड़की के लिए एक प्रोटेक्टिव और तरफदारी वाला टोन सुन सकता था, लेकिन अर्जुन मल्होत्रा, जिसका चेहरा हमेशा सख्त रहता था और दिल पत्थर का था, क्या उसने पहले कभी किसी को ऐसे प्रोटेक्ट किया था? ज़ारा ने उस लड़की को फिर से ध्यान से देखा। 22-23 साल की उम्र, बालों में पोनीटेल और एक सिंपल सी ड्रेस। इस अय्याशी और पार्टी वाली जगह पर वो एक लिटिल व्हाइट रैबिट की तरह लग रही थी, जो गलती से भेड़ियों की मांद में आ फंसी हो। एकदम बेचारी।
जारा ने अपने होंठ भींचे, फिर एक स्माइल ओढ़कर आगे बढ़ी। मिस्टर शर्मा, फिर से ड्रिंक कर रहे हैं? अपने लिवर का तो ख्याल रखिए। मल्होत्रा ग्रुप की चीफ सेक्रेटरी होने के नाते जारा सोशली बहुत एक्टिव थी और मुश्किल सिचुएशन को संभालना अच्छे से जानती थी। उसने अपनी बातों के जादू से उस जबरदस्ती ड्रिंक करने वाले माहौल को ही पलट दिया। हालांकि उसे फिर भी रेड वाइन के कुछ ग्लास पीने पड़े, लेकिन माहौल शुरुआत से काफी बेहतर हो गया था। लेकिन इस पूरे टाइम अर्जुन ने उसके बचाव में एक लफ्ज भी नहीं कहा। शोर शराबे के बीच जारा के कानों में अर्जुन की वो भारी आवाज पड़ी जो उस लड़की से बहुत प्यार से कह रही थी, थक गई हो? मैं तुम्हें थोड़ी देर में घर छोड़ दूंगा। इतना सॉफ्ट टोन जारा ने पिछले 3 सालों में, जब से वो उसके साथ थी, कभी नहीं सुना था। ड्रिंकिंग सेशन खत्म होने के बाद जारा ने हर क्लाइंट को उनकी कार तक छोड़ा और फिर सड़क किनारे एक बिजली के खंभे का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसे अपने पूरे शरीर में ठंडा पसीना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर कौन सा ऑर्गन दर्द से तड़प रहा है। उसकी लिपस्टिक उतर चुकी थी और होंठ एकदम सफेद पड़ गए थे। ड्राइवर कुमार ने उसकी इस अजीब हालत को नोटिस किया। जारा और अर्जुन के रिश्ते को जानते हुए उसने जल्दी से पूछा, सेक्रेटरी जारा, क्या आप पहले कार में बैठना चाहेंगी? जारा ने सिर हिलाया और पीछे वाली सीट पर बैठ गई। 2 मिनट बाद कार का दरवाजा फिर खुला। अर्जुन और वो लड़की कार के पास खड़े थे। शायद वो दोनों एक साथ बैठने वाले थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जारा पहले से ही अंदर बैठी होगी। अर्जुन ने हल्की सी त्योरी चढ़ाई। उसे चिढ़ हो रही थी कि जारा ने जगह घेर रखी है। लड़की ने हड़बड़ी में आगे वाली पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और धीरे से बोली, बॉस, मैं आगे बैठ जाती हूं। अर्जुन ने जोर से कार का दरवाजा बंद किया। पहले अनन्या को घर छोड़ो। जारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। गर्भपात के चौथे दिन ही इतनी शराब पीना सच में बहुत डैमेजिंग था। कार एक पुरानी बिल्डिंग के पास रुकी। जारा, जो नींद में झूल रही थी, अचानक चौंक कर जाग गई जब अर्जुन ने उसका हाथ धक्का दिया। गली बहुत अंधेरी है, सेफ नहीं है। तुम अनन्या को ऊपर तक छोड़कर आओ। अनन्या की आंखें बड़ी बड़ी और गोल थी, जो कार की हल्की रोशनी में भी चमक रही थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, सर। दीदी जारा पहले ही बहुत थकी हुई है। मैं रोज इसी रास्ते से जाती हूं। बस कुछ ही कदम तो है। इट्स फाइन, मैं खुद ऊपर चली जाऊंगी। उसने कार का दरवाजा खोला, बाहर निकली और दरवाजे का सहारा लेकर पीछे बैठे अर्जुन को देखकर प्यारी सी स्माइल दी। बॉस, प्लीज दीदी जारा को घर छोड़ दीजिए। गुड नाइट। अर्जुन के माथे की सिलवटें थोड़ी ढीली पड़ी और उसने सिर हिलाया। गुड नाइट। इस पूरे ड्रामे के दौरान जारा ने एक लफ्ज नहीं कहा। ड्राइवर ने जारा को उसके घर नहीं छोड़ा। अर्जुन का भरोसेमंद होने के नाते वो अपने बॉस का एक इशारा समझता था और सीधे बांद्रा की तरफ गाड़ी ले गया, जहां अर्जुन का घर था। दोनों एक साथ अंदर गए। इससे पहले कि जारा लाइट ऑन कर पाती, अर्जुन ने उसे दरवाजे से सटाकर पिन कर दिया। जारा एक पल के लिए सुन्न रह गई, फिर तुरंत उसका हाथ पकड़कर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। रुको, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। अर्जुन के हैंडसम चेहरे पर तुरंत निराशा छा गई। उसने रूखेपन से कहा, खुद टैक्सी लेकर वापस चली जाओ, और डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। जारा ने लाइट ऑन की और देखा कि वो फ्रिज से मिनरल वाटर की बोतल निकाल रहा है। पानी पीने के लिए उसने अपना सिर हल्का सा पीछे किया। उसका कंठमणि ऊपर नीचे हो रहा था। वो बहुत ही परिपक्व और आकर्षक लग रहा था। मल्होत्रा फैमिली का ये इकलौता वारिस सिर से लेकर पैर तक एकदम निर्दोष था, सिवाय उसके सूट पैंट के उस उभार के, जो साफ बता रहा था कि वो इस वक्त उत्तेजित था। वो उसे बांद्रा सिर्फ तभी लाता था जब उसे अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करनी होती थी। 3 साल पहले जब उसने जारा को बचाया था, तब से उनके बीच यही अनकहा समझौता चल रहा था। जारा वहां से गई नहीं, बल्कि वो उसके पास गई और चलते चलते बोली, अगर तुम्हें इतनी तलब थी तो तुमने अभी अनन्या को क्यों नहीं रोक लिया?
क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आ गई? अर्जुन ने इस बात से इनकार नहीं किया, बस एक अजीब सी मुस्कान दी। तुमने नोटिस कर लिया? वो कैसे नोटिस ना करती? जारा ने धीरे से कहा। कब और किस पोस्ट पर? उसका नाम लेते ही अर्जुन का लहजा भी बदल गया। कुछ दिन पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में उससे मिला था। वो एक आर्ट स्टूडेंट है, उसे कुछ नहीं पता। अभी के लिए उसे असिस्टेंट बना दिया है। जारा हंसी। कुछ दिन पहले जब वो अपने गर्भपात की वजह से अस्पताल में थी, तब वो एक कॉलेज स्टूडेंट पर लट्टू हो रहा था। उसने अपनी एक उंगली आगे बढ़ाई, उसे अर्जुन की शर्ट के कॉलर पर रखा और धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकाया। उसके स्वाभाविक रूप से खूबसूरत चेहरे पर अब एक बोल्ड और इशारा करता हुआ भाव था। कॉलेज स्टूडेंट्स सही होती है, एकदम साफ सुथरी, और उन्हें अपने हिसाब से ढालना आसान होता है। वो जैसी है, बिल्कुल ठीक है। अर्जुन ने उसकी ठुड्डी को चुटकी में पकड़ा। उसका अंगूठा जारा के होठों को सहला रहा था। उसकी आवाज भारी हो गई। वैसे भी हर किसी को तुम्हारी तरह नहीं सिखाया जा सकता। अगर वो सुविधाजनक नहीं है तो कहीं और इस्तेमाल कर लो। वे बाथरूम में गए, जहां शावर किसी तेज बारिश की तरह चल रहा था। जब अर्जुन ने उसे नीचे की तरफ दबाया तो जारा को गलती से झटका लगा और उसे अचानक 3 साल पहले हुई उनकी पहली मुलाकात याद आ गई। वो भी बारिश का ही दिन था। उसका परिवार पहले एक छोटा सा सुपरमार्केट चलाता था। वो लोग अमीर नहीं थे, लेकिन गरीब ही नहीं थे। 5 लोगों का परिवार आराम से जी रहा था। लेकिन किसने सोचा था कि उसका पिता एक धोखाधड़ी में फंस जाएगा और उन पर 50 लाख का भारी कर्ज चढ़ जाएगा। उन्होंने सुपरमार्केट बेच दिया, घर बेच दिया, घर का सारा कीमती सामान बेच दिया, लेकिन फिर भी 30 लाख की कमी थी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उस धोखेबाज आदमी ने अपना असली घटिया रूप दिखाया। वो चाहता था कि जारा खुद को सौंप कर ये कर्ज चुकाए। उसके माता पिता ने चुपचाप हामी भर दी। उस बारिश वाली रात वो घबराकर घर से भाग निकली। उसके पीछे गुंडे अपनी मोटरसाइकिलों की रेस लगा रहे थे, जैसे कोई शिकारी अपने कमजोर शिकार के साथ खेल रहा हो। उसके जूते कहीं गिर गए थे, बाल खुल गए थे, और उसके सामने एक अंतहीन अंधेरा था जिसमें रोशनी की कोई उम्मीद नहीं थी। वो जमीन पर गिर पड़ी। कई मोटरसाइकिलों ने उसे घेर लिया। ठीक उसी वक्त जब उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, एक कार उसके सामने आकर रुकी। उसने ऊपर देखा और कार का दरवाजा खुलते हुए देखा। पॉलिश किए हुए चमड़े के जूतों ने एक पानी के गड्ढे में कदम रखा। उस आदमी के सूट की पैंट एकदम साफ और बिल्कुल सही प्रेस की हुई थी। उसने हाथ में एक बड़ा सा काला छाता पकड़ा हुआ था, एकदम शांत और शाही अंदाज में, और उसने जारा को अपने छाते के नीचे कर लिया। उसने कहा था, ये मेरी बंदी है, इसे छूने की हिम्मत किसकी है? वो पहली मुलाकात इतनी शानदार थी कि बाद में उसने न जाने कितनी बार अपने सपनों में उस दृश्य को दोहराया था, उसे और भी खूबसूरत बनाया था, यहां तक कि वो दृश्य उसकी रग-रग में बस गया था, जिसे भूलना नामुमकिन था। आधे घंटे बाद जारा पानी से तरबतर बाथरूम से बाहर निकली। उसने पहले एक कैंडी मुंह में डाली और फिर बदलने के लिए साफ कपड़े ढूंढने लगी। अर्जुन अभी भी शावर ले रहा था। वो सोच रही थी, क्या उसे अर्जुन को अपनी गर्भावस्था और गर्भपात के बारे में बता देना चाहिए? सिर्फ 3 मिनट सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो नहीं बताएगी। 3 साल पहले जब उसने उसे बचाया था, उसे अपने पास रखा था और संरक्षण दिया था, तो उसने साफ कहा था, ऐसा कोई काम मत करना जिससे मुझे कोई परेशानी हो। और वैसे भी अब वो किसी दूसरी औरत में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। उसे जारा की कोई परवाह नहीं थी। उसे बताना एकदम बेकार था। अगले दिन जारा रोज की तरह काम पर गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सचिवालय कार्यालय में 3 सचिव थी, जो अर्जुन के अलग अलग कामों को देखती थी। वो असल में बिना बताए गायब नहीं हुई थी। जिस वक्त उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, उसने मानव संसाधन विभाग को अपनी छुट्टी का आवेदन भेज दिया था। अर्जुन ने उससे एक बार भी पूछे बिना खुद ही तय कर लिया था कि वो बिना बताए गायब है। इतने दिन दूर रहने के बाद उसने अस्पताल से ही कुछ जरूरी दस्तावेज निपटा दिए थे,
लेकिन कुछ नियमित काम अभी भी लंबित थे। वो पूरी सुबह व्यस्त रही और उसे दोपहर का खाना खाने का भी समय नहीं मिला। दोपहर 2 बजे वित्त प्रबंधक राजत उसके पास आया और बताया कि एक दस्तावेज में गलती है, एक दशमलव गलत जगह लगा दिया गया है। जारा ने त्योरी चढ़ाई, दस्तावेज लिया और उसे जल्दी से पढ़ा। ऐसा लग रहा है कि ये दस्तावेज मैंने नहीं बनाया है, ये उस नई असिस्टेंट अनन्या शर्मा ने बनाया है। जारा एक पल के लिए रुकी, फिर वित्त प्रबंधक राजत से बोली, श्री शर्मा के साथ मेरी अच्छी जान पहचान है, मैं इस गलती को संभालूंगी। राजत ने अपनी आवाज धीमी की। भले ही इसे ठीक किया जा सकता हो, लेकिन इतनी बड़ी गलती के लिए किसी ना किसी को तो जिम्मेदार ठहराना ही होगा। जारा का भाव एकदम तटस्थ रहा। जिसने गलती की है, जिम्मेदारी उसी की है। कंपनी की नीति के हिसाब से अगर कोई कर्मचारी अपने पहले महीने में ही काम में कोई बड़ी गलती करता है तो उसे सीधे निकाला जा सकता है। जल्द ही मानव संसाधन विभाग ने अनन्या को नौकरी से निकाले जाने का नोटिस भेज दिया। जारा ने अपने व्यस्त काम के बीच छुप कर देखा। अनन्या सिसकते हुए अपना सामान पैक कर रही थी। उसके हाथ बहुत धीमे चल रहे थे। सचिवालय कार्यालय में रोजाना इतनी भागदौड़ रहती थी कि किसी के पास भी कहीं से टपक पड़ी एक अतिरिक्त असिस्टेंट पर ध्यान देने का समय नहीं था। अनन्या एक बॉक्स लेकर सचिवालय कार्यालय से बाहर निकली और सीधे अर्जुन मल्होत्रा से टकरा गई। 10 मिनट बाद जारा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय से एक आंतरिक कॉल आई, जिसमें उसे अंदर बुलाया गया था। फाइलें लेकर वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय में घुसी और तुरंत उसने अनन्या को एक तरफ खड़े देखा। अर्जुन अपनी ऑफिस कुर्सी पर बैठा था, हाथ में कलम घुमा रहा था। उसकी नजरें बर्फ की तरह ठंडी थी। समझाओ, जारा ने पलटकर पूछा। बॉस मुझसे क्या समझाने को कह रहे हैं? तुमने इसे नौकरी से क्यों निकाला? जारा ने सच बताते हुए कहा, इसने वार्नर अनुबंध तैयार किया था और एक दशमलव गलत जगह लगा दिया था। सौभाग्य से ग्राहक के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कंपनी नीति के हिसाब से अगर कोई नया कर्मचारी कोई ऐसी गंभीर गलती करता है जिससे कंपनी को नुकसान हो सकता है तो उसे निकाला जा सकता है और हम उसे जिम्मेदार ठहराने का हक रखते हैं। ये सुनकर डर और घबराहट से अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। मैं बहुत लापरवाह थी, मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन ने उसे तसल्ली भरी नजर से देखा और फिर जारा से बोला, वो फाइल दो। जारा ने फाइल नीचे रख दी। अर्जुन ने आखिरी पेज पलटा, एक नजर देखी और फाइल वापस मेज पर फेंक दी। ये तारीख उन दिनों से मेल खा रही है जब तुम गायब थी। अगर तुम बिना बताए छुट्टी पर ना होती तो ये अनुबंध अनन्या जैसी एक नई लड़की के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। जारा को ये बात बहुत बकवास लगी। क्या आपका मतलब है कि गलती मेरी है? तुम मुख्य सचिव हो और सचिवालय कार्यालय की प्रभारी हो। अगर तुम्हारा जूनियर कोई गलती करता है तो तुम्हारे अलावा और किसे दोष दिया जाएगा? अर्जुन का रवैया एकदम खुला और साफ था। वो स्पष्ट रूप से अनन्या का पक्ष ले रहा था। जारा ने अपनी झुंझलाहट को दबाया और बोली, ये बात तो छोड़ ही दे कि जब वो यहां आई तब मैं छुट्टी पर थी। अगर उसे काम नहीं आता था तो वो किसी और से पूछ सकती थी या फिर उसे छोड़ सकती थी। जब उसने खुद अपनी मर्जी से वो काम लिया तो उसे अपनी गलती की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। और वैसे भी सचिवालय कार्यालय में जो लोग आते हैं वो या तो व्यावसायिक संस्थानों के शीर्ष स्नातक होते हैं या उनका बायोडाटा बहुत उत्कृष्ट होता है। एक आर्ट स्टूडेंट का यहां होना ही अपने आप में गलत है। अर्जुन ने पलटकर पूछा, और क्या हो अगर मैं जिद करूं कि इसे यही रखना है? जारा ने दांत पीसे। सचिवालय कार्यालय में पूरा स्टाफ है और हमें किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो इसे किसी और विभाग में भेज दीजिए। अर्जुन ने उसे देखा। जारा के होंठ कसकर भिंचे हुए थे, जिसमें वही जिद झलक रही थी जो 3 साल पहले उसमें हुआ करती थी। उसके होंठों के किनारे एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। चूंकि सचिवालय कार्यालय पूरा भरा हुआ है तो तुम इसके लिए जगह बनाओ। जारा अचानक सुन्न रह गई। क्या? जैसे ही उसे इस बात का मतलब समझ आया, जारा को लगा जैसे वो बर्फ के तहखाने में गिर गई हो। वो जानती थी
कि अनन्या को निकालने से अर्जुन नाराज होगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। लगता है उसने अर्जुन के अनन्या में दिलचस्पी को कम आंका था और खुद की अहमियत को कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। अनन्या भी जल्दी से आगे आई। बॉस, मैं। अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। उसने एक फाइल निकाली और जारा की तरफ फेंक दी। बैंगलोर शाखा में एक परियोजना है, जाकर उसे संभालो जब तक काम खत्म न हो जाए। मुख्यालय लौटने की जरूरत नहीं है। जारा अध्यक्ष कार्यालय से बाहर निकली और अपना सामान पैक करने के लिए सचिवालय कार्यालय में आ गई। बाकी दो सचिवों ने हैरानी से पूछा, जारा, तुम कहाँ जा रही हो? जारा ने सुन्न आवाज में कहा, बैंगलोर की परियोजना। बॉस ने मुझे उसे संभालने को कहा है। ये तो सीधा सीधा देश निकाला था। दोनों सचिव सदमे में रह गई। आज तक किसी अध्यक्षीय सचिव को इस तरह बाहर नहीं भेजा गया था। मुख्य सचिव की तो बात ही छोड़ो, और वैसे भी एक सहायक शाखा के फायदे मुख्यालय के बराबर कभी नहीं हो सकते थे। अगर वो एक बार चली गई तो क्या वो कभी वापस आ पाएगी? अनन्या अपना सामान लेकर अंदर आई और उसे जारा की मेज पर रख दिया। उसने डरते डरते कहा, दीदी जारा, लाइए मैं आपकी पैकिंग में मदद कर दूं। जारा ने उसे देखा। क्या बॉस ने कहा है कि अब से ये मेज तुम्हारी होगी? बॉस ने कहा कि अगर मैं यहां बैठूंगी तो वो देख सकेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। जारा के होंठ फड़फड़ाए। सही बात है। ये मेज सीधे अध्यक्ष कार्यालय के सामने थी। जब तक दरवाजा खुला रहता, कोई भी अंदर अर्जुन को काम करते हुए देख सकता था। पुराने दिनों में वो अक्सर काम के बीच में अपनी मेज से सिर उठाकर उसे छुप छुप कर देखती थी। और अब अर्जुन चाहता था कि वो अनन्या को खुलेआम देखे। क्या उसे डर था कि आज जैसा कुछ कोई अनन्या को परेशान कर रहा हो दोबारा हो जाएगा? जारा ने एक गहरी सांस छोड़ी। गर्भपात का वो दर्द जैसे उसके शरीर में फिर से दौड़ गया। अनन्या ने उसकी मेज का कैलेंडर एक गत्ते के डिब्बे में रखने में मदद की और धीरे से बोली, मैं पक्का अच्छे से पढ़ाई करूंगी और लगन से काम करूंगी। मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। दीदी जारा, कृपया आप तनाव मत लीजिए। जारा को तनाव लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जैसा कि कहावत है, जब कोई नया प्यार मिल जाए तो पुराने की किसे फिक्र होती है, और वैसे भी वो किसी पुराने प्यार की सूची में भी कहाँ आती थी। वो तो बस एक खिलौना थी जिससे अर्जुन मल्होत्रा अब ऊब चुका था। जारा अपना सामान पैक करने के लिए अपने अंधेरी वाले किराए के अपार्टमेंट में वापस आ गई। जारा, तू आ गई? मैं तो सोच रही थी कि अगर तू आज भी नहीं लौटी तो कल मैं तुझे ढूंढने के लिए शहर का एक एक अस्पताल छान मारूंगी। हाँ, मैं अब ठीक हूं। जारा की रूममेट प्रिया कपूर उसकी कॉलेज रूममेट भी थी। वे दोनों कुल मिलाकर 6-7 सालों से साथ रह रही थी और उनके बीच हमेशा अच्छा संबंध रहा था। अस्पताल के उन दिनों में बस वही एक इंसान थी जिसे सच में उसकी फिक्र थी। हालांकि जारा ने उसे सच नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि वो बीमार है और उसे मिलने आने से मना कर दिया था। प्रिया ने अपने घर के चप्पल पहने और उसके कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, जहां जारा जमीन पर बैठकर कपड़े मोड़ रही थी। क्या तू फिर से किसी व्यावसायिक यात्रा पर जा रही है? तू अभी तो ठीक हुई है। क्या तेरा शरीर ये सब झेल पाएगा? वो कमीना अर्जुन मल्होत्रा कितना बड़ा घटिया इंसान है। उसे बस तेरे खून पसीने से काम निकलवाना आता है। प्रिया को उसके और अर्जुन के रिश्ते के बारे में पता था और वो उसे हमेशा नफरत करती थी। जारा को नहीं पता था कि वो कितने दिनों तक दूर रहेगी, इसलिए उसने सच बता दिया। मुझे एक परियोजना के सिलसिले में बैंगलोर भेजा गया है। प्रिया, मैं किराया अगली तिमाही के लिए नवीनीकृत कर दूंगी। अगर मैं 3 महीने बाद भी नहीं लौटी और तुझे कोई नई रूममेट ढूंढनी हो तो बस मुझे बता देना। मैं आकर अपना बाकी सामान ले जाऊंगी। प्रिया हैरान रह गई। रुक, इतना अचानक क्यों? जारा, नौकरी में तबादला तो आम बात है, किसी और के लिए यह सामान्य हो सकता था, लेकिन जारा और अर्जुन के रिश्ते को देखते हुए उसे बाहर कैसे भेजा जा सकता था? प्रिया कोई बेवकूफ नहीं थी। क्या तेरा और अर्जुन मल्होत्रा का झगड़ा हुआ है?
जारा असल में इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वो कुछ उठाने के लिए खड़ी हुई, उसकी जेब से गलती से एक कागज का टुकड़ा गिर गया। इससे पहले कि वो उसे उठा पाती, प्रिया ने झपट कर उसे उठा लिया और खोलकर पढ़ने लगी। वो एक गर्भपात सर्जरी की चिकित्सा रिपोर्ट थी। प्रिया ने एकदम खाली होकर जारा की तरफ देखा, फिर तारीख चेक की। ये उन्हीं दिनों की बात थी जब वो घर नहीं आई थी। प्रिया ने तुरंत सारी कड़ियां जोड़ ली। तू गर्भपात के लिए अस्पताल में थी। वो बच्चा पक्का अर्जुन का ही होगा। क्या उसने तुझे उसे गिराने के लिए कहा और अब वो तुझे बाहर भेज रहा है? क्या बकवास है। उसे तेरे साथ ऐसा बर्ताव करने का क्या हक है? वो हरामी। मैं अभी जाकर उस कमीने से हिसाब बराबर करती हूं। प्रिया का नाम सुनने में भले ही किसी नरम लड़की जैसा लगे, लेकिन उसका व्यक्तित्व काफी तेज तर्रार था। वो सच में जाकर अर्जुन से भिड़ने की हिम्मत रखती थी। जारा ने जल्दी से उसे रोक लिया। प्रिया, रुक। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये एक दुर्घटना थी। मेरा गर्भपात हो गया है। प्रिया ने त्योरी चढ़ाई। तूने उसे बताया नहीं? जारा ने अपने होंठ भींचे। उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तू तू आखिर सोच क्या रही है? जारा ने वो रिपोर्ट वापस ली, उसके टुकड़े टुकड़े किए और कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं कुछ ज्यादा नहीं सोच रही। मुझे बस लगता है कि उसे ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया उसकी बात नहीं समझ पा रही थी और अपनी दोस्त का ये अपमान उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब जारा बाथरूम से कुछ लेने गई, तो प्रिया ने दांत पीसे और कूड़ेदान से उन कागज के कुछ टुकड़ों को निकाल लिया और उन्हें हिफाजत से रख लिया, बस आपात स्थिति के लिए। उसी रात जारा ने बैंगलोर के लिए हवाई जहाज पकड़ ली। अगले 1 महीने तक उसका अर्जुन से कोई संपर्क नहीं हुआ, सिवाय मुख्यालय को परियोजना की प्रगति रिपोर्ट भेजने के। सचिवालय कार्यालय की 2 दूसरी सचिवों, नेहा और सिमन, की उससे अच्छी बनती थी और वे कभी कभी खाली समय में बातचीत करते हुए उसे मुख्यालय की बातें बता देती थी। जैसे कि बॉस अर्जुन मल्होत्रा अनन्या का बहुत ध्यान रखते हैं। उसे खुद काम सिखाने के अलावा वो उसकी दैनिक जीवन का भी ख्याल रखते हैं। एक बार भारी बारिश के दौरान जब अनन्या अतिरिक्त समय काम कर रही थी, तो बॉस साफ तौर पर पहले ही निकल चुके थे, लेकिन वो खास तौर पर वापस आए ताकि उसे घर छोड़ सकें। इसकी वजह से कंपनी में ये अफवाह फैल गई कि अनन्या बॉस की नई प्रेमिका है। जब ये बात बॉस के कानों तक पहुंची, तो जिसने सबसे पहले ये अफवाह उड़ाई थी, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नतीजतन मुख्यालय में एक और अफवाह फैल गई। अब ये बात सबके सामने थी कि बॉस अनन्या को बहुत पक्ष करते हैं। एक खालीपन में जारा को याद आया कि जब उसने पहली बार अर्जुन के साथ काम शुरू किया था, तब उसने भी उसे व्यक्तिगत रूप से काम सिखाया था। उस वक्त भी कंपनी में ऐसी ही अफवाहें फैली थी। उस समय अर्जुन का क्या प्रतिक्रिया थी? उसने बस एकदम सहजता से पलटकर पूछा था, क्या तुम नहीं हो? सालों की मेहनत से जारा ने अपनी काबिलियत के दम पर मल्होत्रा ग्रुप में अपनी जगह बनाई थी, जिससे उन अफवाहों पर हमेशा के लिए लगाम लग गई थी। वो सोचती थी कि अर्जुन एकदम पत्थर दिल है और सबके लिए ऐसा ही ठंडा रहता है, लेकिन असल में वो किसी को संरक्षण देना भी जानता था। बस वो इंसान जारा नहीं थी। जारा अपने पेट को छूने से खुद को रोक नहीं पाई। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, लेकिन उसके अलावा किसी को नहीं पता था कि उसने क्या खो दिया है। 2 महीने बाद जब बैंगलोर की परियोजना लगभग खत्म होने वाली थी, तो नेहा और सिमन ने उसे गुप्त रूप से बताया कि बॉस अर्जुन बैंगलोर से गुजरने वाले हैं और वो निरीक्षण के लिए शाखा कार्यालय में भी आएंगे। उन्होंने उसे समझाया कि वो इस मौके का फायदा उठाएं और मुख्यालय में वापस तबादला होने की पूरी कोशिश करे। उसकी सहकर्मी ने पूरी ईमानदारी के साथ उसे योजना समझाई। जारा, क्या तूने हिसाब लगाया है? तेरा श्रम अनुबंध 1 और महीने में खत्म होने वाला है। अगर तू वापस नहीं आई, तो जरूरी नहीं कि बॉस तेरे साथ उसे नवीनीकृत करे और समाप्त होते ही वो अपने आप खत्म हो जाएगा। भले ही तू सच में ये नौकरी छोड़ना चाहती है, फिर भी तुझे निपटान के लिए मुख्यालय जाना चाहिए। उससे तेरे बायोडाटा पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि जारा ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी।
लेकिन उसे भी लगा कि उसे एक बार वापस जाकर खुद देखना चाहिए। जिस दिन अर्जुन ने शाखा कार्यालय का दौरा किया, जारा ने खास तौर पर पूरा श्रृंगार किया। एक सफेद पोशाक पहनी और कंपनी के गेट पर इंतजार करने लगी। 10 मिनट बाद दूर से 3 गाड़ियां आती दिखी और सीढ़ियों के नीचे आकर सहजता से रुक गई। कार का दरवाजा खुलते ही सबसे पहले अर्जुन बाहर निकला। इससे पहले कि जारा के होठों पर मुस्कान आती, उसने देखा कि दूसरी तरफ के दरवाजे से कोई और भी बाहर निकल रहा है। अनन्या। जो देखा वही सच था। अर्जुन उसे सच में अपने साथ हर जगह ले जाता था। उसके कदम एक पल के लिए ठिठके, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ी और बहुत सम्मान से बोली, सुप्रभात महोदय। अर्जुन की नजर उस पर बहुत सहजता से पड़ी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि लंबे डग भरते हुए सीढ़ियां चढ़ा और शाखा प्रबंधक के साथ कंपनी के अंदर चला गया। जारा ने पीछे मुड़कर उसकी जाती हुई पीठ को देखा। उसे हमेशा से शुद्ध काले सूट पहनना पसंद था। वो कस्टम फिटेड कपड़े उसके शरीर पर एकदम सही लगते थे, जिससे उसके चौड़े कंधे और लंबी टांगे और भी आकर्षक लगती थी। अनन्या भागते हुए जारा के पास आई और धीरे से बोली, दीदी जारा, बहुत दिन हो गए मिले हुए। उसने अपनी पलकें झपकाई। एकदम प्यारी और भोली लग रही थी। जारा ने हल्का सा सिर हिला दिया। वो इस परियोजना की प्रभारी थी, इसलिए अध्यक्ष को रिपोर्ट करने वाली बैठक में मुख्य वक्ता वही थी। चूंकि बैठक में विदेशी ग्राहक श्री स्मिथ की टीम भी मौजूद थे, इसलिए जारा ने पूरी प्रस्तुति में बेझिझक अंग्रेजी का इस्तेमाल किया। वो बहुत ही आत्मविश्वास से बोल रही थी। बीच बीच में हल्के फुल्के चुटकुले भी सुना रही थी, जिससे सब मुस्कुरा रहे थे। प्रस्तुति 40 मिनट तक चली और किसी को भी ये उबाऊ नहीं लगी। उसके खत्म करने के बाद पूरे हॉल ने उसके लिए तालियां बजाईं। अर्जुन ने भी तालियां बजाईं। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी और जारा को समझ नहीं आया कि उसे सच में प्रस्तुति अच्छी लगी या वो बस औपचारिकता के लिए ऐसा कर रहा था। उसने हल्की सी मुस्कान दी, शालीनता से सिर झुकाया और मंच से नीचे उतर आई। अर्जुन सम्मेलन मेज के शीर्ष पर बैठा था। जब जारा उसके पास से गुजरी तो उसने ऐसा नाटक किया जैसे गलती से उसका पैर मेज के कोने से टकरा गया हो। उसने धीरे से आह कहा और नीचे झुकी। उसके भूरेलाल रंग के घुंघराले बाल थे, जिनमें से गार्डेनिया के फूलों की महक आ रही थी, जो मेज पर रखे अर्जुन के हाथ को हल्के से छूकर गुजरे। जारा ने ऊपर देखा और उसकी नजरें अर्जुन से टकराईं। उसकी आंखें बहुत गहरी थी, जिनमें एक ऐसा आकर्षण था जैसे कोई अंधी खाई हो। जारा ने अपने होंठ भींचे, सीधी खड़ी हुई और आगे बढ़ गई। उसकी सीट 5वें नंबर पर थी, इसलिए उसे अनन्या के पास से गुजरना पड़ा। अनन्या सिर नीचे करके नोट्स बना रही थी। उसके बालों ने उसका बगल का चेहरा छुपा लिया था, जिससे उसका भाव देखना मुश्किल था। बैठक खत्म होने के बाद अर्जुन सम्मेलन कक्ष से बाहर निकलने वाला पहला इंसान था। बाकी लोग भी एक एक करके बाहर चले गए। बस जारा आराम से अपना सामान समेटती रही। जब पूरा कमरा खाली हो गया, तब जाकर उसने अपनी फाइलें उठाईं और बाहर जाने के लिए तैयार हुई। लेकिन ठीक उसी वक्त दरवाजे के बाहर से कोई अंदर आया। वो आदमी 1.9 मीटर लंबा था। बस वहां खड़े होने भर से उसने बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। जारा का भाव शिथिल था और उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। बॉस वापस कैसे आ गए? क्या आप कुछ भूल गए हैं? हाँ, मैं कुछ भूल गया हूं। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और बिजली की रफ्तार से उसे उठाकर सम्मेलन मेज पर बिठा दिया। उसका शरीर जारा के पैरों के बीच था और अपने हाथों को मेज के किनारों पर टिकाकर उसने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया था। वो बहुत करीब थे, बहुत ही घनिष्ठ तरीके से। उनके शरीरों की हल्की महक आपस में मिल रही थी, जो इतने दिनों की दूरी के बाद एक अजीब सी खिंचाव पैदा कर रही थी। 2 महीने के इस व्यावसायिक यात्रा पर तुमने यहां क्या सीखा? लोगों को लुभाने की कला? अर्जुन की आवाज भारी थी,
जो आखिर में आकर थोड़ी उठी हुई थी, एकदम उकसाने वाली और आकर्षक। जारा ने उसकी टाई पकड़ी और धीरे से बोली, बॉस तो बस मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। अगर किसी को सजा देनी हो तो बहाने तो मिल ही जाते हैं। अर्जुन ने अपनी नजरें नीचे की। कंपनी के गेट पर तुमने इत्र नहीं लगाया था, लेकिन जब बैठक शुरू हुई तो तुम में से एक महक आ रही थी। क्या तुम ये कहने की हिम्मत कर सकती हो कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया? जारा मुस्कुराई। बॉस, आप मुझे इतने गौर से नोटिस करते हैं? अर्जुन ने सीधा उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया, जिससे उसका आगे कुछ भी बोलना नामुमकिन हो गया। सम्मेलन कक्ष का दरवाजा लगभग 1 घंटे तक बंद रहा। उसके बाद जारा ने सम्मेलन मेज को साफ करने के लिए कई अल्कोहल वाइप्स का इस्तेमाल किया। सफाई करने के बाद उसने मुड़कर देखा कि अर्जुन वापस अपने उसी सुव्यवस्थित और कठोर रूप में आ गया था। सिर्फ बहुत पास से देखने पर ही उसकी शर्ट पर कुछ सिलवटें नजर आ रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि अभी थोड़ी देर पहले वही था जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया था। जारा ने उसकी टाई उठाई, उसके पास गई और उसे बांधने में उसकी मदद की। अर्जुन को उसकी इस सेवा की आदत थी। उसने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर की, जिससे उसका कंठमणि साफ दिख रहा था। जारा की उंगलियां टाई की गांठ बांधते हुए हिल रही थी और उसने धीरे से कहा, मैं वापस मुख्यालय जाना चाहती हूं। अर्जुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उस औरत के इस आज्ञाकारी अंदाज को देखकर उसने ठंडेपन से कहा, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जब तक परियोजना पूरी नहीं हो जाती तुम्हें मुख्यालय लौटने की जरूरत नहीं है। चूंकि अब यह पूरा हो चुका है, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इस तरह अर्जुन का परियोजना निरीक्षण खत्म हुआ और वो जारा के साथ वापस मुंबई लौट आया। अनन्या ने अपना सिर झुकाकर अर्जुन से पूछा, बॉस, क्या दीदी जारा हमारे साथ वापस चल सकती है? अर्जुन ने दस्तावेज देखते हुए सिर हिला दिया। अनन्या के चेहरे पर तुरंत एक चमकदार मुस्कान आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी जारा, आप 2 महीने से व्यावसायिक यात्रा पर थी। मैंने आपको सच में बहुत याद किया। जारा ने उस छोटी लड़की को देखा। उसके गालों पर नारंगी रंग था और उसका आईलाइनर आंखों के बाहरी कोनों तक नहीं फैला था। ये ऊर्जावान श्रृंगार उसे स्वाभाविक रूप से बहुत ही युवा और प्यारा रूप दे रहा था। उसने तारीफ की, तुम्हारा श्रृंगार बहुत अच्छा लग रहा है। उसका हर स्ट्रोक बिल्कुल सही उस शुद्ध सफेद चमेली रूप को लक्षित कर रहा था, जिस पर आदमी सबसे जल्दी लट्टू होते हैं। अनन्या ने पलकें झपकाई और हल्की सी मुस्कान दी। हवाई जहाज शाम को मुंबई में उतरी। ड्राइवर कुमार ने उन तीनों को लेने आया। अर्जुन के बस एक वाक्य से पहले अनन्या को छोड़ो, ड्राइवर समझ गया कि उसे कहाँ जाना है। उस शहर को देखते हुए जिसे उसने 2 महीने से नहीं देखा था, जारा का दिमाग कुछ पल के लिए कहीं और खो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि कार उस पुरानी इमारत कामाठीपुरा के पास नहीं रुकी जहां अनन्या पहले रहती थी, बल्कि ये शहर के बीचों बीच स्थित एक आलीशान आवासीय परिसर पाम ग्रोव हाइट्स था, जो कंपनी के बहुत करीब था। अनन्या कार से उतरी और हाथ हिलाकर अलविदा कहा। बॉस, दीदी जारा, यात्रा बहुत लंबी थी। घर जाइए और जल्दी आराम कीजिए। कल कार्यालय में मिलते हैं, अर्जुन ने सिर हिलाकर जवाब दिया और उसे परिसर के अंदर जाते हुए देखा। जैसे ही ड्राइवर ने कार दोबारा शुरू की, जारा ने आखिर पूछ ही लिया, क्या तुमने उसे यहां घर खरीद कर दिया है? अर्जुन की नजरें वापस अपने दस्तावेजों पर टिक गई। वो काफी व्यस्त था और पूरे रास्ते उन्हें ही पड़ रहा था। उसने बहुत सहजता से कहा, वो मेरी ही एक दूसरी संपत्ति है। वो जिस पुराने मोहल्ले में रहती थी, वो सुरक्षित नहीं था। उसे ये ना लगे कि मैं उस पर एहसान कर रहा हूं, इसलिए मैंने उसे बताया कि ये किराए पर है। उसे सच मत बताना। उसे कुछ याद आया और ये सोचकर उसे हंसी आ गई। वो इतनी बेवकूफ है। वो मुझे हर महीने 1000 रुपए किराया भी देती है। जारा ने कहा,
मुंबई जैसी जगह की इस स्थान पर 50,000 महीने में भी किराए पर घर नहीं मिलता। किसी भी सामान्य इंसान को पता होगा कि यहां का किराया 1,000 रुपए से कहीं ज्यादा है। अर्जुन ने ऊपर देखा तो ये कि अनन्या एक स्वाभिमानी, जिद्दी और स्वतंत्र औरत का दिखावा कर रही थी और एक बड़ी मछली फंसाने के लिए लंबा खेल खेल रही थी। लेकिन चूंकि वो ये मानने को तैयार था कि अनन्या बेवकूफ है, तो वो और क्या कह सकती थी। जारा के होठों के किनारे हल्के से फड़फड़ाए। बॉस कितने विचारशील और देखभाल करने वाले हैं। बांद्रा पहुंचने के बाद जारा अभी शावर लेकर निकली ही थी कि उस आदमी ने उसे वापस बिस्तर पर धकेल दिया। सम्मेलन कक्ष में उसका मन बिल्कुल नहीं भरा था। आज रात वो साफ तौर पर जारा को आराम करने देने के मूड में नहीं था। लेकिन उसकी इस दीवानगी ने जारा को ये शक करने पर मजबूर कर दिया कि क्या इन 2 महीनों में उसने सच में अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं की थी। क्या तुमने उसे नहीं छुआ? क्या तुम उसमें बहुत दिलचस्पी नहीं रखते? अर्जुन ने उसकी कमर पर दबाव डाला। उसकी सांसें भारी हो रही थी। उसे कुछ नहीं पता। तुम मानते हो कि 20-22 साल की एक वयस्क लड़की को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होगा? भले ही उसने कुछ किया ना हो, लेकिन उसने सुना या देखा तो होगा ना। वो बहुत अच्छे घर से है, पारंपरिक है, और शादी से पहले उसे ये सब पसंद नहीं है। जारा का सारा दिलचस्पी एक पल में गायब हो गया। उसके बाद अर्जुन ने चाहे कितनी भी बार या कैसे भी किया हो, उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। अच्छे घर से है, पारंपरिक है, शादी से पहले ये सब पसंद नहीं है। इसका क्या मतलब था? क्या वो सच में अनन्या से शादी करने की योजना बना रहा था? जारा काम पर वापस मल्होत्रा ग्रुप आ गई। वो अभी भी अर्जुन की सचिव थी, लेकिन उसे चुपचाप मुख्य सचिव के पद से हटाकर एक आम सचिव बना दिया गया था। उसकी पुरानी मेज अब अनन्या की थी। उसे वही मेज मिली थी जहां पहले अनन्या असिस्टेंट के तौर पर बैठती थी। वो दरवाजे के पास एक कोने में थी, जहां किसी का ध्यान नहीं जाता था। चूंकि उसे काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसलिए मेज पर बहुत कबाड़ जमा था। उसकी वापसी अचानक हुई थी और प्रशासन विभाग ने अभी तक उसे साफ करने का प्रबंध नहीं किया था। यह स्थिति असल में थोड़ी अजीब थी, लेकिन जारा का भाव एकदम तटस्थ रहा। वो प्रशासन को और परेशान नहीं करना चाहती थी और उसने खुद ही सफाई करना शुरू कर दिया। जैसे ही अनन्या कार्यालय आई और उसने ये देखा, वो तुरंत भाग कर आई। दीदी जारा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सुबह जल्दी आकर इसे साफ करना चाहती थी, लेकिन रास्ते में जाम मिल गया। मैं अभी मेज साफ करके आपको वापस कर देती हूं। जारा ने एक कपड़े को निचोड़ा और धूल साफ की। कार्यालय का सामान कंपनी की संपत्ति होता है, मेरा नहीं। इसमें वापस करने जैसा कुछ नहीं है। बॉस ने तुम्हें वहां बैठने को कहा है, तो तुम वहीं बैठो। अनन्या ने अपने होंठ काटे। वो अपराध बोध महसूस कर रही थी। तो मैं आपकी सफाई करने में मदद कर देती हूं। जारा ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसने खुद ही आगे बढ़कर बेकार का कबाड़ गोदाम में रखना शुरू कर दिया। वापस लौटते समय जारा हाथ धोने के लिए शौचालय में रुकी। इससे पहले कि वो अंदर जाती, उसने अंदर 2 महिला सहकर्मियों, नेहा और सिमरन को गपशप करते हुए सुना, जो सुबह जल्दी आकर अपना श्रृंगार कर रही थी। सचिव जारा का तबादला वापस हो गया है, तुझे पता चला? हाँ, पता है। मैंने कल सुना कि वो बॉस के साथ बैंगलोर से वापस आई है। आज उसे कार्यालय में होना चाहिए। मुझे तो पहले ही पता था कि बॉस सचिव जारा को जाने नहीं देंगे। अनन्या के कदम जो अंदर जाने वाले थे, वही रुक गए। काम की काबिलियत की बात करें तो सचिव जारा में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन बाकी चीजों के बारे में क्या बॉस के पास अब अनन्या नहीं है? दूसरी सहकर्मी नेहा ने जल्दी से उसे चुप कराया। चुप, तू विपणन विभाग वाले उस आदमी को भूल गई जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था? तू अभी भी ये सब बोलने की हिम्मत कर रही है। सिमर ने इसे नजरअंदाज किया। यहां बस हम दोनों ही तो हैं। अगर तू नहीं बताएगी
और मैं नहीं बताऊंगी तो किसे पता चलेगा? ये बात सही थी। तो नेहा ने भी अपनी राय दी। मुझे भी लगता है कि बॉस सचिव जारा को ज्यादा पसंद करते हैं। सचिव जारा पिछले 3 सालों से बॉस के साथ है। उन्होंने मिलकर ये कंपनी खड़ी की है। वो कहावत कैसे है, जब तक मैं यानी महारानी जिंदा हूं, तुम सब हमेशा महज रखैले ही रहोगी। दोनों ने अपना श्रृंगार खत्म किया और बाहर निकली, लेकिन अनन्या को देखकर चौंक गई। अनन्या का भाव एकदम सामान्य था। सुप्रभात, ऐसा नाटक करते हुए जैसे वो अभी आई हो और उसने कुछ न सुना हो। उन्होंने अजीब सी मुस्कान दी। सुप्रभात, तू भी आज काफी जल्दी आ गई है। फिर वे जल्दी से वहां से खिसक ली। दोपहर के समय जारा को अर्जुन के साथ एक ग्राहक से मिलने जाना था और अनन्या को भी साथ बुलाया गया था। कहा जाता था कि वो किसी भी ग्राहक से मिले, अर्जुन हमेशा अनन्या को अनुभव दिलाने के लिए साथ ले जाता था, जिससे साफ पता चलता था कि वो उसे मुख्य सचिव के पद के लिए तैयार कर रहा है। जारा अर्जुन के साथ साथ चल रही थी और रास्ते में उसे रात्रि भोज बैठक के बारे में जानकारी दे रही थी। वहां कौन कौन होगा, उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अनन्या को बोलने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए वो थोड़ा दौड़कर आगे गई ताकि उनके लिए कार का दरवाजा खोल सके। इससे पहले कि वो दरवाजा पूरी तरह खींच पाती, उसके मुंह से दर्द की एक तेज सिसकी निकल गई। अर्जुन की नजर उसकी तरफ गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। उसने दोनों हाथों से कार का दरवाजा खोला। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ में चोट लगी हो। अर्जुन ने हल्की सी त्योरी चढ़ाई। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? अनन्या ने अपनी कोहनी सहलाई। ठीक है, शायद कुछ भारी सामान उठाते वक्त हल्का सा खिंचाव आ गया है। अर्जुन खुश नहीं था। तुम कौन सा भारी सामान उठा रही थी? अनन्या ने धीरे से कहा। कोई भी दीदी जारा की मेज साफ नहीं कर रहा था, तो मैंने कबाड़ को गोदाम में रखने में मदद की। शायद तभी गलती से मोच आ गई। मुझे लगा कुछ नहीं है, लेकिन अब खींचने पर बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे इन पतले दुबले हाथों से कौन सा भारी सामान उठ सकता है? आगे से खुद को इतना मत करो। इन कामों के लिए यहां लोग हैं। अर्जुन ने जारा की तरफ देखा। तुम पहले जाकर ग्राहक से मिलो, मैं इसे जांच के लिए अस्पताल ले जाता हूं। अनन्या ने हड़बड़ाकर हाथ हिलाए। नहीं नहीं, इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है बॉस। हम ग्राहक से मिल लेते हैं, फिर मैं दवा की दुकान जाकर कोई बाम या दवा ले लूंगी। जारा सब कुछ ठंडेपन से देख रही थी और उसने बिना किसी भावना के याद दिलाया, ग्राहक विदेश से इतनी दूर से आया है। महोदय, आपका वहां ना होना सही नहीं लगेगा। अर्जुन ने फिर अपना फैसला बदल दिया। तुम अपोलो फार्मेसी जाकर अनन्या के लिए दवा खरीद लाओ। हम पहले वहां पहुंचते हैं। अनन्या ने कहा, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूं दीदी जारा। वे कार में बैठे और कार सीधे जारा के पास से गुजर गई। जारा ने अपने फेफड़ों से एक भारी सांस छोड़ी और दवा खरीदने के लिए सड़क पार करके दवा की दुकान की तरफ चल दी। जब वो बिल भुगतान कर रही थी तो उसे अर्जुन की सौतेली मां सुनीता मल्होत्रा का फोन आया। जारा बेटा, तुम कैसी हो आजकल? तुम घर मिलने क्यों नहीं आती? जारा ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, मैं ठीक हूं। आजकल काम में थोड़ी व्यस्त थी, लेकिन अब खाली हो गई हूं। मैं इस सप्ताहांत आपसे और अंकल से मिलने आऊंगी। चूंकि अब तुम खाली हो, तो सप्ताहांत का इंतजार मत करो। आज रात अर्जुन के साथ घर आ जाओ, रात्रि भोज पर। मैं तुम्हारे पसंद के व्यंजन खुद बनाऊंगी। जारा, ठीक है, मैं महोदय को बता दूंगी। श्रीमती मल्होत्रा ने प्यार से डांटा। उसे हमेशा बॉस या महोदय मत कहा करो, यह बहुत औपचारिक लगता है। तुम दोनों इतने सालों से साथ हो। अभी कुछ महीने पहले ही तो हम तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे थे। डॉट। जारा फार्मेसी के बाहर सीढ़ियों पर फिसलते फिसलते बची। उनकी शादी? उसकी पलकें झपकी। उसने कभी नहीं सोचा था कि श्रीमती मल्होत्रा अचानक ये बात छेड़ देंगी। सुनीता मल्होत्रा
असल में अर्जुन की सगी मां नहीं थी, बल्कि सौतेली मां थी। जारा को थोड़ा बहुत पता था कि मल्होत्रा परिवार का एक छुपा हुआ राज था। उस घटना की वजह से अर्जुन का अपने परिवार के साथ रिश्ता कुछ खास नहीं था और वे मुश्किल से ही संपर्क में रहते थे। अगर मल्होत्रा सर, अर्जुन के पिता और श्रीमती मल्होत्रा को उसका हालचाल जानना होता था तो वो सिर्फ जारा से ही पूछ सकते थे। कई बार बात करने के बाद जारा महसूस कर सकती थी कि वे दोनों बुजुर्ग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसे लगता था कि ये पसंद सिर्फ उसके काम की काबिलियत की वजह से है। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात शादी पर चर्चा करने तक पहुंच गई होगी। वो और अर्जुन। जारा घबरा गई। आंटी, मुझे अभी एक ग्राहक से मिलना है। आज रात मैं अर्जुन के साथ रात्रि भोज के लिए आ जाऊंगी। अच्छा, अच्छा। फोन रखने के बाद जारा काफी देर तक वही खोई रही और फिर बैठक वाली जगह के लिए टैक्सी ली। उसे ये नहीं पता था कि जितनी देर वो वहां खड़ी थी, सड़क किनारे खड़ी एक कार में बैठा एक आदमी उसे लगातार देख रहा था। उस आदमी ने अपने कैमरे से उसकी एक फोटो भी खींच ली थी। रात्रि भोज मुंबई के सबसे प्रसिद्ध ताज महल पैलेस होटल में आयोजित किया गया था, जहां प्रामाणिक भारतीय खाना परोसा जा रहा था। जारा ने मेज के नीचे से अनन्या को दवा दी और फिर अर्जुन के बगल में बैठ गई। जब इस विदेशी ग्राहक श्री स्मिथ ने पहली बार मल्होत्रा ग्रुप के साथ सहयोग किया था, तब जारा ने ही उसे मेजबानी दी थी। उसने जारा से हाथ मिलाया और अंग्रेजी में कहा, सुश्री जारा, बहुत दिनों बाद मिले। आप देर से कैसे आ गई? मैं अभी आपको ही ढूंढ रहा था। मुझे लगा आपने इस्तीफा दे दिया है। जारा ने भी अंग्रेजी में जवाब दिया, बहुत दिनों बाद मिले, श्री स्मिथ। जब मैं गेट पर पहुंची तो मुझे याद आया कि बॉस आपको जो उपहार देना चाहते थे वो कार में छूट गया है, इसलिए मैं उसे लेने वापस चली गई। देर से आने के लिए माफी चाहती हूं। ये बोलते हुए उसने वो उपहार दोनों हाथों से उन्हें दे दिया। ग्राहक ने उसे देखा। वाह, मैं इसे जानता हूं। ड्रैगन बोट, ड्रैगन बोट। मैंने ऑनलाइन चीनी ड्रैगन बोट रेसिंग देखी है। अफसोस कि अभी कोई त्योहार नहीं है, वरना मैं असली ड्रैगन बोट देख पाता। अर्जुन ने कहा, इसमें मुश्किल क्या है? अगर श्री स्मिथ दिलचस्पी रखते हैं तो मैं कल आपको दिखाने ले चल सकता हूं। ग्राहक हैरान हुआ। कल? जारा ने समझाया, बॉस ने हाल ही में एक पारंपरिक ड्रैगन बोट निर्माण संयंत्र में निवेश किया है। ये मॉडल उसी कारखाने का एक टुकड़ा है। कारखाने में असली ड्रैगन बोट है। अगर आप चाहें तो कल वहां भ्रमण कर सकते हैं। ग्राहक खुशी खुशी मान गया और उसने जारा की सूझबूझ की बार बार तारीफ की। बॉस तो सच में भाग्यशाली है कि उन्हें आप जैसी सचिव मिली। अर्जुन ने जारा की तरफ देखा। सच में, ये औरत चाहे जहां भी हो, वो हर स्थिति को बड़ी आसानी से और सहजता से संभाल लेती थी। उसे अभी देखकर कोई कह सकता था कि 3 साल पहले वो एक गंवार लड़की थी जो बिना हकलाए अंग्रेजी का एक शब्द नहीं बोल पाती थी। दोपहर का भोजन खत्म होने और ग्राहक को विदा करने के बाद जारा शौचालय गई। जब वो वापस लौटी तो उसने निजी कक्ष के दरवाजे पर अनन्या को रोते हुए सुना। वो सिसकते और हकलाते हुए कह रही थी, मैं सच में बहुत बेवकूफ हूं। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाती। काश मैं भी दीदी जारा जितनी प्रतिभाशाली होती। अर्जुन को यह बात मजाकिया लगी। तुम खुद को उससे तुलना क्यों कर रही हो? मुझे लगता है कि सब दीदी जारा को पसंद करते हैं, सहकर्मी हो या ग्राहक। मैं भी सच में आपकी मदद करना चाहती हूं। बॉस, मेरे पास रहना ही मेरी मदद करना है। अपने बॉस को अच्छा महसूस करवाना, क्या ये भी एक तरह की प्रतिभा नहीं है? अनन्या के आंसुओं के बीच एक मुस्कान आ गई। जारा ने अपनी थूक निगली, अंदर नहीं गई और अकेले ही टैक्सी लेकर वापस कंपनी आ गई। लगभग 1 घंटे बाद अर्जुन और अनन्या वापस लौटे। अनन्या के चेहरे पर एक खुशी वाली मुस्कान थी, जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। जब उसने जारा को देखा
तो वो एक पल के लिए चौंकी और फिर बोली, दीदी ज़ारा, क्या आप अकेले ही वापस आ गई? ये साफ था कि उन्हें अभी अभी ये याद भी नहीं था कि वो तीनों एक साथ ग्राहक से मिलने गए थे। काम खत्म होने के समय पर ज़ारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय में गई, कुछ दस्तावेज रखे और बोली, आंटी ने दोपहर में मुझे फोन किया था और आज रात हमें रात्रि भोज पर बुलाया है। बॉस, आप 6 महीने से घर नहीं गए हैं। अर्जुन के माथे पर झुंझलाहट से सिलवटें पड़ गई। क्या तुम अक्सर मेरे परिवार के संपर्क में रहती हो? नहीं, ज़ारा ने जवाब दिया। हमेशा आंटी ही खुद मुझे फोन करती है। अर्जुन ने अपनी घड़ी देखी और कार की चाबियां उसकी तरफ फेंक दी। तुम चलाओ, मैं ड्राइवर से कह दूंगा कि वो अनन्या को घर छोड़ दे। ज़ारा उसके पीछे पीछे चल दी, उसकी पीठ को देखते हुए। एक बात थी जो वो सच में पूछना चाहती थी। उसने अपना मुंह खोला भी, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं निकल पाई। उसे उस जवाब को सुनने से डर लग रहा था, जिसका उसे पहले से ही अंदाजा था। मल्होत्रा परिवार की रात्रि भोज मेज पर सुनीता मल्होत्रा लगातार ज़ारा की थाली में खाना परोस रही थी। तुम इतनी दुबली क्यों हो गए हो? तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है। क्या तुम बीमार हो? अर्जुन स्वाभाविक रूप से ठंडे चेहरे वाला और संकोची इंसान था। बहुत कम बोलता था और अपने घर पर तो और भी कम। जब वो अंदर आया था तो अपने पिता को अभिवादन करने के अलावा उसने एक शब्द नहीं कहा था। वो एकदम नजरअंदाज करते हुए उस औरत ज़ारा को अपने नाममात्र के माता पिता के साथ व्यवहार करते हुए देख रहा था। उसने अपने चेहरे को छुआ और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, शायद आज मैंने जो लिपस्टिक का रंग लगाया है वो मेरे रंग पर सूट नहीं कर रहा। मैं वापस जाकर इसे फेंक दूंगी। मल्होत्रा ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सचिव होने के नाते वो सामाजिक रूप से बहुत चतुर थी और जानती थी कि किससे क्या कहना है, जिससे श्रीमती मल्होत्रा खुशी से झूम उठीं। अर्जुन को अचानक याद आया कि अनन्या ने आज क्या कहा था कि सब ज़ारा को पसंद करते हैं। सच में सिर्फ सहकर्मी और ग्राहक ही नहीं, घर के बड़े बुजुर्ग भी उसे बहुत पसंद करते थे। पिछले 3 सालों में वो उसके काम और उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। जो चीजें उसे संभालनी चाहिए थी और जो नहीं संभालनी चाहिए थी, सब कुछ उसने बहुत पूर्णता के साथ संभाला था। नतीजा ये हुआ कि उसके माता पिता और दोस्तों ने ये मान लिया था कि वही उसकी पत्नी बनेगी। यहां तक कि एक से ज्यादा बार उन दोनों की शादी की बात भी छेड़ चुके थे। अर्जुन के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। जैसा कि उम्मीद थी, श्रीमती मल्होत्रा ने फिर से वही बात छेड़ दी। पूरी दोपहर खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के बाद भी ज़ारा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे और वो लाचार होकर अर्जुन की तरफ देखने लगी। अर्जुन ने अपना पानी का गिलास उठाया और एक घूंट पिया। उसकी आवाज उस सादे पानी की तरह ही थी, बेस्वाद और ठंडी। मेरा इससे शादी करना नामुमकिन है। ज़ारा ने अभी अभी थाली से एक टुकड़ा उठाया ही था, लेकिन ये सुनते ही वो हल्की सी खट की आवाज के साथ वापस कटोरे में गिर गया। ये आवाज बहुत धीमी थी, फिर भी इसने उसके दिल पर इस तरह वार किया जैसे शीशे पर कोई दरार आ गई हो। एक पल के लिए उसे अपनी ही धड़कन सुनाई नहीं दी। विक्रम मल्होत्रा, अर्जुन के पिता, ने भारी आवाज में कहा, अगर तुम ज़ारा से शादी नहीं करोगे तो किससे करना चाहते हो? कंपनी की उस छोटी सी सचिव अनन्या से? ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम कार्यालय में क्या क्या बकवास कर रहे हो। अंकल, ज़ारा ने तुरंत इस अचानक भड़के झगड़े को शांत करने की कोशिश की। पहले भी जब बाप बेटे के बीच बहस होती थी तो वही बीच बचाव करती थी, लेकिन इस बार अर्जुन का भाव एकदम बर्फीला था, जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। पिताजी, आप कुछ ज्यादा ही दखल दे रहे हैं। बकवास की बात करें तो आपने भी जवानी में बहुत से बकवास काम किए हैं। क्यों, सही कहा ना श्रीमती मल्होत्रा? सुनीता मल्होत्रा का भाव थोड़ा सख्त हो गया
और विक्रम मल्होत्रा मेज पर जोर से हाथ मारते हुए खड़े हो गए। कमीने, अर्जुन ने एक टिश्यू पेपर लिया और खड़ा हो गया। मेरा खाना हो गया, मैं जा रहा हूं। विक्रम मल्होत्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सुनीता ने जल्दी से उनके लिए एक गिलास पानी डाला। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपका रक्तचाप उच्च है। अपने गुस्से से अपनी सेहत मत बिगाड़िए। जारा ने अवचेतन रूप से कहा, बॉस की आज ग्राहक के साथ बैठक कुछ खास अच्छी नहीं रही, इसलिए उनका मूड खराब है। विक्रम मल्होत्रा का सिर दर्द करने लगा था। जैसे मुझे उसका सड़ा हुआ गुस्सा नहीं पता। तुम्हें उसे बचाने की जरूरत नहीं है, सुनीता ने उन्हें समझाया। अर्जुन अब इतनी बड़ी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, फिर भी आप उसे एक बच्चे की तरह डांट रहे हैं। इसके बाद किसका मूड अच्छा रहेगा? जाने दीजिए। फिर उन्होंने जारा से कहा, माफ करना जारा कि तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। जल्दी जाओ और अर्जुन को देखो। आंगन में कई गाड़ियां खड़ी हैं, तुम्हें जो पसंद हो वो ले जाओ। जारा असल में नहीं जाना चाहती थी। आज नहीं, जब से उसका गर्भपात हुआ था। जब भी वो अर्जुन को देखती थी, उसे एक अजीब सी थकान महसूस होती थी। वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। भले ही पहले वो सिर्फ उनकी पहली मुलाकात के दृश्य को याद करके कुछ भी सहने को तैयार रहती थी, लेकिन जिस तरह से अर्जुन के माता पिता उसकी तरफ देख रहे थे, वो मना नहीं कर सकी। वो बस सिर हिलाकर रह गई, सेवक से कार की चाबियां ली और उसके पीछे गाड़ी दौड़ा दी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसने एक छोटी सी सड़क के किनारे अर्जुन की कार देखी और वो कार के पास खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था।